तो बच्चों क्या हाल है आपके, और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और मैं विक्की सिंह। बेटा आज हम बात करने वाले हैं ब्लड डिसऑर्डर्स की। अब आप चाहे नीट में आपने एग्ज़ाम दिया हो, चाहे आईआईटी जेई का जेई मेंस या एडवांस दिया हो, या किसी गवर्नमेंट जॉब में आप आना चाहते हैं, तो उसके लिए ब्लड डिसऑर्डर का ये वीडियो है। बहुत तरह के ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन जो ब्लड डिसऑर्डर्स एक्चुअली में कवर हो रहे हैं अंडर द रिजर्वेशन, सिर्फ और सिर्फ उनकी बात करेंगे। तो बेटा जिन डिसऑर्डर्स का नाम यहाँ पर नहीं लिया जा रहा, वो बच्चे समझ जाएं कि उनका डिसऑर्डर एक्चुअली में रिजर्वेशन में इंक्लूडेड है नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड डिसऑर्डर की। तो बेटा ब्लड डिसऑर्डर जो कवर हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है थैलेसीमिया, सेकेंड इज सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिसीज, और हीमोफीलिया लास्ट। ये 3 ब्लड डिसीजेज जो हैं, ब्लड डिसऑर्डर जो हैं, यही सिर्फ एनटीए ने, जोसा ने, गवर्नमेंट ने जिनको रिजर्वेशन दिया हुआ है। इसके अलावा रिजर्वेशन किसी और ब्लड डिसऑर्डर के लिए है नहीं। ठीक है बेटा, अब थोड़ी सी नॉलेज लेना शुरू करते हैं। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों, ब्लड डिसऑर्डर आपको है या सिर्फ आप नॉलेज के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक देखना। हम थैलेसीमिया, सिकल सेल और हीमोफीलिया तीनों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, आप समझते हैं, ठीक है, जो बायोलॉजी पढ़े हुए हैं। अब ब्लड ही है भाई जो हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहा है ना, न्यूट्रिएंट्स का जो भी चीज़ हम ले रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन बेटा हमारा ब्लड ही कर रहा है। ये मैं समझ रहा हूँ, हम नॉलेज ले रहे हैं तो नॉलेज का भी ब्लड ही कर रहा है, नहीं सिर्फ फ्लू का मतलब कर रहा है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड। ठीक है, अब इसके अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। आरबीसी का काम है भाई रेड ब्लड सेल, है ना। अब इसके अंदर जो बेटा इसका काम है नॉर्मल, इसका काम है भाई ऑक्सीजन को कैरी करना, मेन काम। और काम तो बहुत होते हैं आरबीसी के, सब में से सबसे मेजर काम ये है। अब डब्ल्यूबीसी के भी बहुत काम है। ऐसी डब्ल्यूबीसी को जिसको वाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कणिका हिंदी में कह देते हैं, आरबीसी को लाल रक्त कणिका। तो बेटा डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? वो फाइट करता है अगेंस्ट जो भी बेटा बैक्टीरिया अंदर आ गया, ये समझ लीजिए जो इन्फेक्शन आ गया उससे फाइट करता है। और जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारे घाव को भरने में, रिकवरी में और लड़ने में इन्फेक्शन से, ये भी काम आते हैं। लेकिन मेजॉरिटी का जो काम आता है क्लोटिंग फैक्टर के रूप में काम आता है। ठीक है भाई, सबसे पहले डिसीज थैलेसीमिया के बारे में बात करते हैं। इसकी कौन कौन सी परसेंटेज किस किस तरीके से रिजर्वेशन के अंडर आती है, नहीं आती, क्योंकि बायोलॉजी की क्लास तो है नहीं, तो जिसको मैं एक बायोलॉजी सेशन की तरह चलाएं, तो सिर्फ एक मोटी मोटी बात ऊपर से की जा रही है। अब इसके अंदर हम हर तरह के बच्चों को कवर करना चाहते हैं। जो गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर पीडब्ल्यूडी भरा है, जिसमें जो ब्लड डिसऑर्डर वाला बच्चा है, आईआईटी वाला बच्चा भी है जो बायो बिल्कुल नहीं जानता, और नीट वाला बच्चा भी है जो बायोलॉजी भी जानता है और पीडब्ल्यूडी के अंदर ब्लड डिसऑर्डर के अंदर कोटा मांग रहा है। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले क्या है कि आरबीसी जो है वो अफेक्ट होती है थैलेसीमिया कंडीशन में। और बेटा एनीमिया जहाँ भी बोले ना, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। अब खून की कमी से सीधा सीधा मतलब है भाई खून के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी। अब हीमोग्लोबिन इज द पार्ट ऑफ आरबीसी। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है? देखो नॉर्मल समझ लो, हमारी ये हीमोग्लोबिन क्या करता है हमारे यहाँ पर भैया, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को सही से सप्लाई करने में काम करता है। मोटा मोटा समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर साइंस में जाते नहीं है। ठीक है, ओके। अब जब ऑक्सीजन मतलब हमारे आरबीसी को इफेक्ट हो गया, थैलेसीमिया कंडीशन की बात कर रहे हैं, आरबीसी जो कि ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई में मेन काम है उसका, और वही इफेक्ट हो गई थैलेसीमिया कंडीशन में, तो क्या होगा? सब जगह, सब अंगों तक, दिमाग तक, अंगों तक सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और नहीं पहुंच पाएगी तो हार्ट प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, बोन डिफॉर्मिटी, स्टंट ग्रोथ भी कम हो सकती है, स्टंट हो सकती है, उल्टी सीधी ग्रोथ भी हो सकती है बच्चे के अंदर। क्यों? क्योंकि बेटा हर ऑर्गन को ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूरी है, और वो सप्लाई उससे ठीक से मिलेगी नहीं तो ग्रोथ कैसे होगी ठीक से? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और मूड स्विंग, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है। अब क्या इसका कोई क्योर भी है? क्या इसको कोई मतलब इसको ठीक भी किया जा सकता है किसी भी तरीके से? वो बात कर रहे हैं। तो बेटा सीधी सी बात है, एक तो ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है मोस्ट, तो इसके अंदर बेटा कोई सॉल्यूशन अभी है नहीं। जीन थेरेपी की बात करें तो वो भी ट्रायल बेसिस पे ही है, कंप्लीट तो हुई नहीं है। ठीक है, अब करे क्या? ब्लड को ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं, पर यही एक तरीका है, ब्लड को बदल दो हिंदी में कहें तो। ठीक है, पर परमानेंट क्योर तो कुछ है नहीं भाई इसका, है ना। अब ल्यूकेमिया तो मैंने आपको बता दिया, ल्यूकेमिया इसके अंदर आता नहीं है। ल्यूकेमिया के बारे में कई बच्चे पूछ चुके हैं कि सर ल्यूकेमिया जो है भैया मतलब है पीडब्ल्यूडी के अंदर या नहीं है। तो ल्यूकेमिया बेटा जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं उसको रिजर्वेशन नहीं दिया गया है इस बार। ठीक है, और मतलब 2016 के बाद जो
इसको नहीं दिया है, अब कोई नया रूल आता है तब वहाँ पर इस चीज़ की बात करेंगे, ठीक है। तो थैलासीमिया भाई दो तरीके का है, पहला है थैलासीमिया मेजर और एक है दूसरा माइनर। माइनर का मतलब है जिसके एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर थैलासीमिया होने के कारण तो मौजूद है, मतलब ये समझ लीजिए कि उसके अंदर वो जीन मौजूद है जो कि आने वाली जनरेशन में थैलासीमिया कर सकता है, क्योंकि जेनेटिकल डिसऑर्डर है, वो सिर्फ एक कैरियर है, रोग को पहुंचा सकता है लेकिन रोगी नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर उस केसेस को माइनर बोलते हैं। तो रिजर्वेशन बेटा माइनर केस में मिलता नहीं है, ठीक। अब थैलासीमिया मेजर केस है जिसके अंदर खुद पेशेंट है वो, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपको रिजर्वेशन मिलता है डिपेंड अपॉन दी परसेंटेज, ठीक है। तो कौन सा टेस्ट करते हैं, तो HbA1c टेस्ट किया जाता है या HB इलेक्ट्रोफोरेसिस थैलासीमिया के लिए चेकिंग होती है, जिसके अंदर बेटा हीमोग्लोबिन की प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है उनको चेक करते हैं। आपके ब्लड की RBC चेक, आपके खून की जांच होती है, लो जी और सिंपल बता दिया। इसके अंदर जो जांच होती है रिपोर्ट में वो HbA, HbC, वो HbA और HbF की जांच होती है। अब इसके अंदर बेटा इनकी जो मात्रा है वो ज्यादा या कम होती है, इससे पता चल जाता है कि लोग जो आदमी है, जो बंदा है, पर्सन है, उसको थैलासीमिया मेजर है या माइनर है। तो माइनर के केस में तो आप समझ ही लें तो होता नहीं। अच्छा, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस ना सिकल सेल को भी टेस्ट कर लेता है, अगर योर बेसिक नॉलेज में बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब एक और चीज है कुछ इंपॉर्टेंट, अगर बहुत ज्यादा डीप में न जाए तो हाँ देखो, थैलासीमिया का डिसेबिलिटी परसेंटेज, वो जो सर्टिफिकेट है ना, वो ज्यादातर बच्चों का परमानेंट बनाते ही नहीं है ना। ज्यादातर का क्या होता है, 1 साल में रिन्यू कराना होता है, बार बार चेक करना होता है। तो ये समझ लीजिए थैलासीमिया मेजर हो सबसे पहले, फिर उसके बाद आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो, और थैलासीमिया के साथ अगर आपको कोई और डिसऑर्डर भी है तो फिर आपका केस जो है बेटा थोड़ा सॉलिड बन जाता है फॉर द रिजर्वेशन, फिर आप मल्टीपल डिसऑर्डर के कैंडिडेट हो जाते हैं, है ना। तो इसकी परसेंटेज कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। अब वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, पहले कवर कर लेने। ये है हीमोफीलिया, नेक्स्ट है बेटा हीमोफीलिया, जिसे रॉयल डिजीज बोलते हैं, आपने पढ़ा भी है नीट एग्जाम के लिए, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ठीक है भाई। इसके अंदर होता क्या है, प्लेटलेट्स में दिक्कत आ जाती है भाई, क्लोटिंग फैक्टर में दिक्कत आ जाती है। वैसे और अंदर जाकर पढ़ें तो ये मेजर प्रॉब्लम है, कई तरीके से साइंटिफिकली पढ़ा जा सकता है, पर नॉर्मल बात करें तो क्लोटिंग फैक्टर में दिक्कत आ जाती है, ब्लड क्लोट नहीं होता। मतलब अगर एक बार कट लग जाए, ब्लीडिंग होने लगे, तो ब्लीडिंग को रोकने में असमर्थ होते हैं लोग, बहुत दिक्कत होती है, तो अलग से क्लोटिंग फैक्टर लगाना पड़ जाता है। इस तरह के लोगों को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है, थोड़ी बहुत चोट भी नहीं लग सकती, इस तरह के बच्चों को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, ठीक है भाई। चलो, इस तरह के केसेस में बेटा जब जैसे हीमोफीलिया नॉर्मल है, बढ़ा हुआ नहीं है, तो बच्चे को सिर्फ चोट लगने के बाद ही दिक्कत आती है कि ब्लीडिंग रुकने में टाइम लगता है या क्लोटिंग फैक्टर वगैरह लगाने पड़ते हैं। लेकिन जिसके अंदर ये कंडीशन थोड़ी बढ़ी हुई होती है तो उसको इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है। इंटरनल मतलब जो ब्लीडिंग अंदर हो रही है, जॉइंट्स में हो जाती है, मसल्स में हो जाती है। अब वो तो दिखती ही नहीं, अब अंदर कैसे क्लोट करें, तो डॉक्टर के पास जाके क्लोटिंग फैक्टर्स वगैरह लगवाने पड़ते हैं, और कोई तरीका नहीं है। इस तरह के बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह के बच्चों को मेडिकल पढ़ाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है ना, और इंजीनियरिंग करने में भी दिक्कत आ सकती है। इंजीनियरिंग में तो ज़्यादा रिस्क फैक्टर है भाई, है ना। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि इंटरनल ब्लीडिंग हो गई नी में, एंकल, एल्बो जॉइंट में, ये टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है भाई, उसको चलने में दिक्कत आने लगती है, बच्चों को लोकोमोशन में भी दिक्कत आने लगती है इसके चक्कर में, ठीक है। और कई बच्चों का इंटरनल ब्लीडिंग माइंड के अंदर भी हो जाती है, मतलब दिमाग में भी हो जाती है, तो भैया बड़ी ब्रेन इंजरी को भी ये न्योता देने वाली बात हो गई, है ना। हेडेक और बेटा दौरे पड़ने ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। अब बेटा हीमोफीलिया की 2 मेन कंडीशंस हैं, एक है हीमोफीलिया बी और एक है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए ज़्यादा लोगों को होता है, हीमोफीलिया बी थोड़ा सा कम लोगों को होता है। वही क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब जो अंदर हमारे खून का थक्का जमाता है ना बाहर चोट लगने पे, वो अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह के फैक्टर होते हैं। बायोलॉजी वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, पर आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप हीमोफीलिया पे एग्जाम नहीं देने जा रहे, सिर्फ और सिर्फ डिसेबिलिटी समझ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, हीमोफीलिया होता कैसे है। तो भाई हीमोफीलिया एक आपको एक नॉर्मल सी बात बताऊं तो ये आपके माँ बाप से आपको मिल सकता है, आपके माँ बाप को आपके पिछली जनरेशन से मिला होगा। ये वंशानुगत एक बीमारी है, इनहेरिटेड बीमारी बोल सकते हैं इसको। और जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको तो पता ही है, ये सेक्स लिंक्ड डिसीज है, और भाई इसमें फीमेल जो होती है वो मेन कैरियर होती है, और मेल जो होता है भाई वो सस्पेक्ट बन जाता है। अगर उसमें एक भी एक्स क्रोमोसोम जैसे ही पहुंचता है वो तुरंत हीमोफिलिक हो जाता है।
तो मेल कैरियर नहीं बन सकता है इस कंडीशन में, तो फीमेल तो कैरियर होती है। और फीमेल को हीमोफिलिक होने के लिए क्या चाहिए कि भाई उसके दोनों एक्स क्रोमोजोम, दोनों सेक्स क्रोमोजोम क्या हो, दोनों ही हीमोफीलिया का जीन कैरी कर रहे हो। ये बेटा ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले बच्चों के लिए। आपको ये समझ नहीं आया तो ये मत समझना है कि भैया क्या बता रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है क्या, नहीं, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। साइंस वाले बच्चों को पता है, वो रिलेट कर रहे हैं, इसको छोड़ दो, ठीक है भाई। इसका तरीका क्या है, तो रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है इसमें, इसको ठीक करने के लिए। क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 जिन्हें बोलते हैं, इसको दोबारा से ब्लड में डाला जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग, ब्लड सैंपलिंग, है ना, से चेक होता है। अब हीमोफीलिया की कंडीशन क्या है, माइल्ड है, मतलब कम, 40% से नीचे बोल सकते हो आप इसे। फिर है मॉडरेट, मतलब 40 से 80 के बीच। और फिर है बेटा सीवियर, मतलब बहुत कठिन। मैंने बताया ना कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ब्रेन में भी ब्लीडिंग हो जाती है, चलने फिरने में दिक्कत है, सीजर आ रहे हैं, मतलब दौरे आ रहे हैं, तो ये इस कंडीशन के बच्चों को एडमिशन मिलना बहुत दिक्कत होती है। हीमोस्टैटिस नाम की प्लेटलेट काउंट, मतलब ये बहुत तरह की और टेक्निक है जिससे कि पता लगाया जा सकता है हीमोफीलिया का। चलो, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हीमोफीलिया की वजह से कई बार बच्चों को डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब लोकोमोशन में दिक्कत आने लगती है। तो लोकोमोशन में दिक्कत आने लगे तो आप मल्टीपल डिसऑर्डर के कंडीशन में आ गए। और मल्टीपल डिसऑर्डर का तो मैंने आपको बताया कैलकुलेशन कैसे होता है। मल्टीपल डिसऑर्डर कैलकुलेशन मेरा वीडियो अलग से पड़ा हुआ है। फॉर्मूला यूज होता है A+B, A 90 - A अपॉन में 90, जहां पर A और B क्या है, A है हाइयर डिसेबिलिटी परसेंटेज और B इज दी लोअर। बहुत अच्छे से समझना है तो अलग से वीडियो दिया हुआ है, आराम से देख लेना बेटा। लास्ट है सिकल सेल एनीमिया। इसका मतलब है जब आपकी RBC, वही आपकी लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल जो कि ऑक्सीजन कैरी करती है, उसका शेप ही बदल जाए, उसका शेप कैसा हो जाए, सिकल जैसा हो जाए। मतलब सिकल क्या होती है, घास काटने वाली दराती ऐसे नहीं होती, क्या बोले बेटा, जैसे कि आपने वो कम्युनिस्ट जो लोग होते हैं उनका वो साइन देखा है जिसमें एक दराती होती है, गेहूं को काटते हैं ऐसे। या आपने देखा होगा यार, ज्यादातर लोग जो साउथ में होते हैं ना, वो उठा लेते हैं उसको, नारियल काटने वाला मारने के लिए, उस तरह की शेप हो जाती है। उस शेप की वजह से वो ऑक्सीजन कैरी करने में असमर्थ होता है, बहुत कम हो पाता है। ये भी बड़ी कंडीशन आपको आपके माँ बाप से मिली है, आपके माँ बाप को उनसे पहले वाली जनरेशन में मिली है, या आपकी मम्मी लेकर आई हैं, या आपके पापा के अंदर पहले से है। मतलब ये बेटा एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है साइंस वाले बच्चों के लिए, और ये बेटा एक नॉर्मल कंडीशन है जो जेनेटिक कंडीशन है, ठीक है। ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो जाती है ना, और इससे क्या होता है भाई, ऑर्गन्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आपकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाएगी, बहुत अंदर पेन रहता है, वीकनेस हो जाती है। एक्सट्रीम केसेस में बेटा किडनी डैमेज हो जाती है, ब्रेन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से, या ब्लड की सप्लाई पूरी तरीके से ब्रेन में ना होने की वजह से पैरालिसिस भी हो सकती है। स्किन और हार्ट प्रॉब्लम तो बहुत नॉर्मल केस है भाई इस केस के अंदर। ट्रीटमेंट कैसे होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या जीन थेरेपी। जीन थेरेपी तो ना के बराबर ही समझो, अभी ट्रायल बेसिस पे है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो कराने में सक्षम है उसको एक क्योर मिल सकता है इसका, ठीक है। या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी कुछ राहत मिल सकती है, और कुछ दवाइयां भी दी जाती हैं, जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया और फॉलिक एसिड यहाँ पर दिए जाते हैं। और नॉर्मल बेटा घर पे भी टेस्ट कर लिया जाता है आजकल, तो सिकल सेल किट आती है, सिकल टेस्ट होता है बाहर अस्पतालों में, और सिकल स्कैन नाम की किट आती है जिससे कि आप आराम से अपने घर में ही चेक कर सकते हैं सिकल सेल। तो बेटा यही इन्फॉर्मेशन थी। और याद रखना, ब्लड डिसऑर्डर के अंदर अगर आपकी परसेंटेज 40 से नीचे है तो आप MBBS तो कर सकते हैं, पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और अगर आपकी परसेंटेज 40 और 80 के बीच में है तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा PWD का, अन्यथा नहीं मिलेगा। और अगर 80 से ऊपर है तो फिर आपको ना तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली है, और ना ही बेटा IIT के अंदर एडमिशन है, और ना ही नीट के अंदर एडमिशन है। एक बात याद रखना बच्चों, ब्लड डिसऑर्डर वाले बच्चों के लिए बहुत खराब खबर है, लेकिन यही सच है कि रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में ब्लड डिसऑर्डर वाले को नहीं है। आप किसी भी तरीके के ब्लड डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, परसेंटेज चाहे आपकी कुछ भी है, ज्यादा है या कम, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जिन बच्चों को यह भी जानना है कि पर्टिकुलर डिसीज जो है हीमोफीलिया, सिकल सेल थैलेसीमिया, इसकी परसेंटेज कैलकुलेशन होती कैसे है, अगर ये जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, मैं जल्दी ही वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अगर आज आप डिमांड करेंगे तो कल तक वो वीडियो मैं कल शाम तक लाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वीडियो की तारीफ करनी हो तो, बुराई करनी हो तो, सजेशन देनी हो तो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। लाइव स्ट्रीम में आए, अपने सवालों के जवाब जल्दी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना, सवालों के जवाब जल्दी मिलेंगे, कमेंट्स के रिप्लाई थोड़े लेट मिल पाते हैं। चलो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में।